हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? फाइन। तो आज हम आप लोगों को कक्षा 10वीं विषय राजनीति शास्त्र घटक राजनीति दल के बारे में जानकारी दूंगा। तो पिछले प्रकरण में हमने संविधान की प्रगति और चुनाव प्रक्रिया के प्रारूप का अध्ययन किया। आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव, इन सबों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल करते हैं। हम राजनीति के बारे में जो सुनते और पढ़ते हैं वहाँ प्राय राजनीतिक दलों से संबंधित होता है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। अपितु लोकतांत्रिक कारण राजनीतिक दलों में सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है। प्रस्तुत पाठ में हम भारतीय राजनीतिक दल और उनकी पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। आपके विद्यालय और क्षेत्र में आपने कई गुट, संस्था अथवा संगठनों को किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हुए देखा होगा। सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए कोई संगठन अग्रसर रहता है। विभिन्न आंदोलन के बारे में भी आप पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि समाज में जिस प्रकार विभिन्न गुट, संस्था, आंदोलन सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। समाज में जिस प्रकार राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर दिखाई देते, समाज में कई कार्य करने वाली संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों में अंतर होता है। राजनीतिक दल भी सामाजिक संगठन ही होते हैं, परंतु उनके उद्देश्य और कार्य पद्धति कुछ भिन्न होती है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, तब उन संगठनों को हम राजनीतिक दल कहते हैं। चुनाव में सहभागी होकर उसमें विजय पाकर सत्ता प्राप्त करके अपने दल की सरकार बनाने वाले लोगों का गुट राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से है। तो पहला आपका सत्ता प्राप्त करना। तो यहाँ पर आप लोगों को राजनीतिक दल के बारे में बताया गया कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कक्षा वगैरह में या स्कूलों में, कॉलेजों वगैरह में यूआर वगैरह, सीआर वगैरह बनने के लिए चुनाव प्रक्रिया की जाती है, या कोई मॉनिटर को भी हम जब चुनते हैं, चुनाव वगैरह करते हैं सिलेक्शन करने के लिए, उसके लिए भी हम पूरी कक्षा में, क्लास में चुनाव इलेक्शन लड़ते हैं कि इन्हें कौन कौन मॉनिटर बनाना चाहता है। तो सब अपने अपने आचार्य या अपने वोट वगैरह देते हैं और चुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर जगह हम सामाजिक प्राणी, हम समाज में रहते हैं। तो समाज में रहने के बाद में हर प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, संगठन वगैरह होती है जो लोगों की परेशानियों को सुनती है, उनको हल करने के लिए सरकार तक पहुंचाती है। क्योंकि आम जनता डायरेक्टली सरकार की बात में जाती नहीं कि हमें ये परेशानी है वगैरह, हमें ये हल करो, ये ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन सरकार तक बात पहुंचाने के लिए सामाजिक राजनीतिक दल या संगठन वगैरह होती है, या लोग जो समाज में जो गुट वगैरह संगठन या संस्थाएं या बनाकर रहते हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं, तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज में रहकर, जिनको समझो समाज की परेशानियों हल करने में जो इंटरेस्ट वगैरह आता है, ऐसे लोग ही राजनीति में जाते हैं और वो समाज में उनका वो सहयोग प्राप्त, समर्थन प्राप्त करते हैं। पहले धीरे धीरे समाज में रहते हुए समाज के लोगों के वो हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, उसके बाद में आप लोगों का जो अनाज का जो कार्ड वगैरह होता है, सीधा पत्रिका वगैरह, उसको बनाना, उनके हर छोटे मोटे काम वगैरह करना, धीरे धीरे वो समाज में रहकर अपने मोहल्ले कॉलोनी में वो चमक जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा ये नेता बन सकता है, और वो धीरे धीरे उनका समर्थन प्राप्त करने के बाद में राजनीतिक दल में आते हैं और फिर चुनावी प्रत्याशी बनकर, उम्मीदवार बनकर वो चुनाव जीत जाते हैं। और जीत जाने के बाद में वो समाज में रहते हुए उनके कार्य वगैरह करते हैं, तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो सबसे पहले हम सत्ता प्राप्त करना। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से होड़ लेते हैं। ऐसी स्पर्धा करना अनुचित नहीं है, परंतु स्पर्धा का स्वरूप स्वस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे सत्ता प्राप्त करने का मतलब है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए सब राजनीतिक दल आपस में एक प्रकार से स्पर्धा में होड़ लेते हैं और स्पर्धा करते हैं। लेकिन स्पर्धा करना अनुचित नहीं है, उचित है, लेकिन वो स्पर्धा का जो स्वरूप है स्वस्थ होना चाहिए, उसमें धांधली नहीं होना चाहिए। तो यही सत्ता प्राप्त करने के लिए हर एक कैंडिडेट, उम्मीदवार, प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। दूसरा, विचारधारा का आधार। तो यहाँ पे विचारधारा के बारे में बताया गया है कि सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो भी पार्टी वगैरह जो होती है, जिनके हित हमारे हितों के लिए होती है, हमारे आचार विचारों से ऐसे विचार उस पार्टी के होते हैं, तो हम उस दल में चले जाते हैं कि वो उनके विचार और हमारे विचार एक जैसे होते हैं। अतः वो विशेष भूमिका निभाता है। इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बनती है। दल का लोगों का जो समर्थन मिलता है, उस दल को जनाधार कहते हैं। मतलब जो दल कार्यरत है उनकी विचारधारा और आम जनता की विचारधारा एक जैसी होती है, तो लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं और
वो लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं तो उस दल को वो जनाधार कहते हैं। कहने का तात्पर्य विचारधारा का आधार, जो भी पार्टी है, जो दल में जो प्रत्याशी उम्मीदवार है, अगर उनके आचार विचार आम जनता से मिलते जुलते तो आम जनता ऐसी दल के पार्टी के लोगों को अपना प्रत्याशी चुनती है कि चलो वो हमारे लिए कुछ कर सकते थे, जनाधार कहा जाता है। उसके बाद में दलीय कार्यक्रम, अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए राजनीतिक दल उस पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। सत्ता प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो दलीय कार्यक्रम है, अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए राजनीतिक दल उस पर विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए राजनीतिक दल उस पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धारित करती है और सत्ता प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों कार्यान्वित की जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो दलीय कार्यक्रम है, जो वो सोचते समझते कि भाई हम समाज के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, या समझ लो स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रास्ते बना देंगे, कॉलोनियों में नालियाँ वगैरह साफ वगैरह कर देंगे, जगह जगह अच्छी सड़कें वगैरह बनाएंगे। तो ये सब उनका एक जो सेटअप रहता है, वो सेटअप तैयार करते हैं। जैसे वो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद में जो जो उनके प्रोग्राम्स वगैरह है उसे वो एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। जो जनता को कहते हैं कि आप हमें जीत कर लाओ, हम आपके वार्ड में आपके मोहल्ले को साफ सफाई वगैरह करेंगे, सड़कें निर्माण कर देंगे, स्ट्रीट लाइट वगैरह सुधार देंगे, पानी वगैरह आएगा और मोहल्लों को साफ स्वच्छ वगैरह करेंगे। ये सब प्रोग्राम वो फीट बड़े सेटअप वगैरह बनाते हैं। जब वो जीत कर आते हैं सत्ता में आने के बाद में, फिर इन सब प्रोग्राम को, वो कार्यक्रमों को वो कार्यान्वित करने का काम करते हैं। उसे दलीय कार्यक्रम कहा जाता है। सरकार स्थापित करना, तो यहाँ पे सरकार स्थापित करने के बारे में बताया गया है कि राजनीतिक दल सरकार बनाकर देश का राजकाज चलाते हैं, अर्थात ये कार्य वह दल करता है जिस राजनीतिक दलों को चुनाव में बहुमत मिलता है। जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता है वे दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते। तो यहाँ पे बताया गया कि सरकार वो ही स्थापित करता है जो राजनीतिक दल सरकार बना सकता है। इन शॉर्ट में अर्थात जो दल कार्य करता है और जिस राजनीतिक दलों को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाता है, और जिससे अल्पमत प्राप्त होते हैं वो विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। सरकार और जनता के बीच की कड़ी, राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच में सेतु या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल लोगों की मांगों और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं तथा सरकार विभिन्न दलों द्वारा अपनी नीतियों कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरकार और जनता के बीच की कड़ी, सरकार और जनता के बीच की कड़ी कौन है? तो हम लोगों को डायरेक्ट सरकार पूछती नहीं है, या हम सरकार को डायरेक्ट बताते नहीं है कि हमको ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम्स वगैरह है। तो हम जो प्रत्याशियों को जीतकर चुनाव में जीतकर लाते हैं, वही प्रत्याशी उम्मीदवार वो सरकार के पास, यानी वो राजनीतिक दल के रूप में जनता के बीच में एक सेतु कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, और राजनीतिक दल मांगों और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाती है। फिर सरकार उसको सुनती है और सरकार सुनने के बाद में उसे कार्यक्रम तय करती है, और सरकार विभिन्न दलों द्वारा अपनी नीतियों कार्यक्रमों का समर्थन प्राप्त करती रहती है। तो सरकार, राजनीतिक दल क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है, जनता और सरकार के बीच में जो कड़ी होती है वो राजनीतिक दल की होती है। राजनीतिक दल द्वारा सरकार को बताई जाती है जनता क्या चाहती है। फिर सरकार विभिन्न दलों की बातें सुनकर और अपनी नीतियों के कार्यक्रम उनके समर्थन के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को जनता और सरकार जनता के बीच की कड़ी समझ में आती है। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप। तो स्वतंत्र काल में कांग्रेस एक सशक्त दल था। कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र और राज्य स्तर पर इसी दल का बहुमत था। भारतीय जनता पर इस दल की अच्छी पकड़ थी, इसलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन एक प्रबल दल पद्धति के रूप में किया जाता है। एक प्रबल दल पद्धति को 1977 ईस्वी में चुनौती दी गई। ये चुनौती कांग्रेस दलों ने इकट्ठे आकर दी थी। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में किसी एक दल का प्रबल्य होना समाप्त हुआ। तत्पश्चात के समय में कई राजनीतिक दलों में मिलकर गठबंधन अलायंस वगैरह बनाए और सरकार बनाने शुरुआत की। गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा और कांग्रेस दलों ने किया। गठबंधन की सरकार होने से अस्थिरता निर्माण होती है। इस मान्यता को हमारे देश की दल पद्धति ने भ्रामक सिद्ध किया और गठबंधन की सरकार अब भारतीय राज्य व्यवस्था में एक आम बात बन गई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गठबंधन सरकार है उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दलों को जाता है। तो उन्होंने अलायंस वगैरह बनाकर ये बताना शुरू कर दिया है कि हम गठबंधन सरकार को चला सकते हैं और राज्य व्यवस्था में ये आम बात बन गई है।
उसके बाद में आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल में सबसे पहले आ रहा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्व समावेशक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला आंदोलन था, इसलिए उसमें विभिन्न विचारधारा के गुट शामिल हुए। स्वतंत्रता समय में कांग्रेस का एक दल सबसे प्रभावी दल के रूप में उदय हुआ। पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सम्मान, अधिकार, व्यापक समाज कल्याण इस दल की पहले से ही नीति रही है। इस नीति के अनुसार इस दल द्वारा कई कार्यक्रमों में चलाया गया। इस दल का लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है। तो सबसे पहले हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से ही हमारे भारत देश में स्थापित हुआ है और ये जो है पंथ निरपेक्ष और सर्वांगीण विकास और दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक सम्मान, अधिकार, व्यापक समाज कल्याण के लिए बैठा है। आज भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग कांग्रेस को मानते हैं और कांग्रेस को सपोर्ट वगैरह या वोट वगैरह देते हैं। तो अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटी के हिसाब से और समाज कल्याण के लिए कांग्रेस भी सबसे अच्छी पार्टी उदय होकर सामने आई है। उसके बाद में आ रहा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इस पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई भारत में। ये बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ये पार्टी श्रमिकी परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हित के लिए कार्य करती है। इस पार्टी ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया है। 1960 ईस्वी के दशक में दो साम्यवादी देश चीन और सोवियत संघ में किसका नेतृत्व स्वीकार करी। इस पार्टी के नेताओं में वैचारिक विभिन्नता उत्पन्न हुई। परिणाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हुई और 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी की स्थापना हुई। उसके बाद में आ रही हमारी तीसरी भारतीय जनता पार्टी। तो जो हमारी ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये श्रमिकों की पार्टी थी। ये चीन और साम्यवादी रूस, तो ये रूस को साम्यवादी विचारधारा के तहत मानते थे। उसके बाद में जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और 1977 ईस्वी में स्थापित जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ विलय हुआ। जनता पार्टी का ये घटित स्वरूप अधिक समय टिका नहीं, पार्टी विभाजित हुई और 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करना इन पार्टी की भूमिका रही है। वित्तीय सुधारों पर भी पार्टी का बल रहा है। तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करने के लिए अग्रसर रही है। उसके बाद में आ रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। तो यह पार्टी समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। इस पार्टी का साम्राज्यवाद को हमेशा विरोध रहा है। श्रमिक, किसानों, खेतीहरियों के हित की रक्षा करना भी इन पार्टी की प्रमुख नीति रही है। उसके बाद में आ रहा हमारा बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी विचारधारा का आधारित राजनीतिक पार्टी है। ये बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। 1984 में इस पार्टी की स्थापना हुई। बहुजन शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समावेश होता है। अतः बहुजन समाज को सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। उसके बाद में आ रहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 1999 में कांग्रेस से अलग हुए होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। लोकतंत्र, समता, पंथ निरपेक्षता आदि मूल्यों पर पार्टी का विश्वास रहा है। 1999 में लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके यह पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में रही है तथा केंद्र में भी 2004 से 2014 ईस्वी में दीर्घावधि में वह पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल रही है। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल 1998 ईस्वी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। 2016 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा इन पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। लोकतंत्र, पथ निरपेक्षता और दुर्बल वर्गों के हितों को संरक्षण करना इस पार्टी की प्रमुख नीति रही है। उसके बाद में आ रहा लोकसभा चुनाव 2009 ईस्वी और 2014 में इसमें राष्ट्रीय दलों को मिले स्थान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2009 से लेकर 2014 में, तो 2009 में 206, 2014 में 44, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2009 में 4, 2014 में 1, भारतीय जनता पार्टी 2009 में 116 और 2014 में 282 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2009 में 16 और 2014 में 9 और बहुजन समाज पार्टी 2009 में 21 और 2014 में 0। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2009 में 9 और 2014 में 6।
तो आपने समाचार पत्र में ऐसे समाचार पढ़े होंगे जिससे हम भारतीय संघराज्य में विभिन्न राज्यों की राजनीतिक पार्टियों की जानकारी मिलती है। ये पार्टियां केवल राज्य की सीमित नहीं क्यों कि राजकीय नेता हमें राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं या कुछ नेता केवल राज्य तक ही प्रभावी रहते हैं, ऐसा क्यों? आपके इन्हीं प्रश्नों के आधार पर यहाँ प्रांतीय पार्टियों की संक्षेप में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो प्रांतीय दल तो विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान रखने वाले, उसकी प्रगति के लिए सत्ता की होड़ में उतरे राजनीतिक गुटों को प्रांतीय प्रादेशिक पार्टी कहा जाता है। उनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, फिर भी अपने देश में प्रभावशाली भूमिका निभाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। प्रांतीय दल अपने प्रदेश की समस्या को प्रधानता देते हैं। अपने प्रदेश का विकास साधने के लिए उन्हें अधिकारों के बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है। केंद्र सरकार को सहयोग देकर अपनी स्वायत्तता का क्षेत्र आधारित बनाए रखने का काम वो प्रांतीय दल करते हैं। साथ ही प्रांतीय समस्याओं को प्रांतीय स्तर पर सुलझाया जाए, सत्ता की भगदौड़ अपने ही प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में रहे, प्रशासन और व्यवसाय में इस प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले, इसके प्रति प्रांतीय दलों का आग्रह रहता है। प्रांतीय दलों का बदलता स्वरूप, तो यहाँ पे स्वतंत्र समय से भारत में प्रांतीय दलों का अस्तित्व रहा है, परंतु उसके स्वरूप और भूमिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं। तो पहला है प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को लेकर अलगाववादी आंदोलन का निर्णय हुआ। स्वतंत्र खलिस्तान, द्रविड़स्थान जैसे मांगों का प्रमुख उद्देश्य संघराज्य के रूप में वाहित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था। इस संदर्भ में पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर के प्रांतीय दलों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। और प्रांतीय दलों की भूमिका धीरे धीरे बदलने लगी और स्वतंत्र राज्य की मांग के बजाय वे अधिकाधिक स्वायत्तता पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। ये प्रांतीय दलों की विकास यात्रा का दूसरा चरण है। इस चरण की शुरुआत लगभग 1990 ईस्वी के बाद हुई और हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश के नागरिकों को राज्य और केंद्र में सत्ता मिले, ऐसी भूमिका से प्रांतीय दल अब लेने लगे। उदाहरण शिवसेना, तेलुगु देशम। पूर्वोत्तर भारत के प्रांतीय दलों के विकास का एक विशेष दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन प्रदेशों के राजनीतिक दलों ने देश के विभाजित होने की मांग छोड़ दी और अधिकाधिक स्वायत्तता मांग करते हुए दिखाई देते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतीय दल धीरे धीरे राष्ट्रीय प्रभाव में आने लगे। संक्षेप में कहना है कि भारतीय प्रांतीय दलों की यात्रा अलगाववाद, स्वायत्तता और प्रमुख राष्ट्रीय प्रभाव में शामिल होने जैसे चरणों में हुई है। साथ है राष्ट्रीय राजनीति में इनका प्रभाव बढ़ने लगा है। गठबंधन की सरकार इसी एक का परिणाम है। भारत में कई प्रांतीय दल है, सभी दलों की जानकारी यहाँ देना संभव नहीं है, इसलिए हम भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र को प्रातिनिधिक दलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले शिवसेना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी 1966 ईस्वी में स्थापना हुई। मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा, मराठी भाषा का संवर्धन, पर प्रांतियों का विरोध और 1995 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन करके शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई और 2014 ईस्वी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में सहभागी रही और आज महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज वो शिवसेना बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन बनाकर आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद में शिवसेना आसीन है। उसके बाद में शिरोमणि अकाली दल, पंजाब का महत्वपूर्ण प्रांतीय दल, 1920 ईस्वी में स्थापना हुई। धार्मिक और प्रांतीय अस्मिता के संवर्धन को प्राथमिकता और पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में। उसके बाद में जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर और प्रमुख प्रांतीय दल, 1932 ईस्वी में स्थापना। कश्मीरी जनता के हित संबंधों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील, स्वायत्तता के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील। उसके बाद में आ रहा असम गण परिषद, तो 1945 ईस्वी में सरकार के साथ हुए समझौते में असम अनुबंध, 1945 ईस्वी में स्थापना। शरणार्थियों के प्रश्नों को हल करना, असम की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना, आर्थिक विकास हेतु प्रयत्नशील। पिछले कई वर्षों तक असम में सत्ताधारी पार्टी। उसके बाद में आ रहा आपका द्रविड़ मुन्नेर कड़पम, तो कड़कम के बारे में दिया गया है कि 1920 ईस्वी में बर्नेत्वर आंदोलन जस्टिस पार्टी का परिवर्तन होकर द्रविड़ मुन्नेर कड़गम इस राजनीतिक दल में हुआ। 1944 ईस्वी से जस्टिस पार्टी द्रविड़ कड़गम के नाम से जानी जाने लगी। 1949 में इसमें दो गुट अलग हुए और उस गुट के द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी की स्थापना हुई। उससे भी एक गुट अलग हुआ और उनसे 1972 ईस्वी में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी की स्थापना की। तमिल अस्मिता के संवर्धन का प्रयत्न, केंद्रीय गठबंधन सरकार ने भी कुछ समय तक सवागिरी, सभी स्तरों की मतदाताओं को पार्टी के संवर्धन, दीर्घकाल तक सत्ता में रहने के कारण कई उपाय योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। तो भारत के प्रत्येक राज्य में कई प्रादेशिक दल कार्यरत हैं। उन्होंने अपने अपने राज्य की राजनीति का प्रभाव
डाला है। उसके एक उदाहरण के रूप में शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शेतकरी कामगार पार्टी, भारतीय बहुजन महासंघ, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास गठबंधन, राष्ट्रीय समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जन सुराय शक्ति, लोक संग्राम स्वाभिमानी पार्टी। तो महाराष्ट्र के प्रांतीय दलों के ये चुनाव के संदर्भ में ये कार्य करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हमने भारत के राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों की राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा की। अगले प्रकरण में हम राजनीतिक आंदोलन का हमारे जीवन में जो महत्व है उसकी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने भारत के राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों की राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा की, उसकी जानकारी हासिल की। तो इस यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।